हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है इसको हम लोग हिंदी में रुधिर स्कंदन बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है खून का जमना। ठीक है, ये आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका हार्ट के बारे में होता है उसी का आगे का पार्ट है। अगर आपने उसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं ताकि टॉपिक आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। तो देखिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमारे पास टोटल 4 टाइप की कंडीशंस दिखाई दे रही हैं। पहली कंडीशन होती है कि जब हमारे चोट लग जाती है तो ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हवा के संपर्क में आ जाती हैं और थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन करती हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये आपका एक हार्मोन होता है जो कि ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। सेकेंड कंडीशन क्या हुई, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ से क्या हुआ, सिक्रीट हुआ। सिक्रीट होने के बाद कंडीशन नंबर 2 में क्या होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन Ca++ यानी कि कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का फॉर्मेशन कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन में क्या होता है, जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आपका होता है वो इनएक्टिव प्रोटीन यानी कि जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में एक्टिव में चेंज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये काइनेज एंजाइम है वो इनएक्टिव प्रोटीन जो आपकी थ्रोम्बिन थी, प्रोथ्रोम्बिन थी, उसको थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट कंडीशन में जो एक्टिव थ्रोम्बिन है वो आपका क्या होता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कर देती है। तो इस तरीके से करके आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक तरीके से समझा दूँ आपको। सबसे पहले आपका क्या बना, सबसे पहले आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन बना। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद इसने क्या किया, ये कैल्शियम आयन के साथ में मिला तो इसने किसका फॉर्मेशन किया, तो इसने बनाया आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का फॉर्मेशन किया। जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बन गया तो इस थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ने क्या किया, इनएक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। इनएक्टिव जो प्रोटीन थी वो किसके फॉर्म पे थी, तो वो थी आपकी प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म पे थी। प्रोथ्रोम्बिन को इसने किस में कन्वर्ट किया, इसने कन्वर्ट किया थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन जो था वो आपका कैसे फॉर्म पे था, एक्टिव फॉर्म पे था। फिर ये एक्टिव फॉर्म का जो थ्रोम्बिन था वो आपका किस में चेंज हुआ, फाइब्रिनोजन में चेंज हुआ। और ये फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देता है, फाइब्रिन में चेंज कर देता है, जिससे ब्लड आपका क्लॉट कर जाता है। तो इस तरीके से करके ये पूरे कंडीशंस आपके चारों कंडीशंस के बारे में हो गया। इस तरीके से प्रोसेस हुआ। अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इन कंडीशंस के कंक्लूजन की, तो फाइब्रिन और सेल आपस में मिलकर क्लॉटिंग कर देती हैं और क्लॉटिंग में लगभग 2 से 8 मिनट का समय लगता है। जैसे आपकी कभी चोट लग जाती है, कट जाता है, तो तुरंत कभी कभी ब्लड नहीं जमता है, ब्लड के जमने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग की, कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या थ्योरी यूज़ होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बेसिकली 4 थ्योरीज हैं, हैवल थ्योरी, फ्लूइड एंड स्पाइरा थ्योरी, बेस्ट एंड टेलर थ्योरी एंड रिसेंट या मॉडर्न थ्योरी। तो जो हॉवेल थ्योरी है वो कैल्शियम आयन से संबंधित है, जो फ्लूइड एंड स्पाइरा थ्योरी है वो आपकी ब्लड प्लेटलेट से संबंधित है, बेस्ट एंड टेलर थ्योरी जो है ये प्रोथ्रोम्बिन से संबंधित है, और रिसेंट एंड मॉडर्न थ्योरी जो है इसको मैक फेरमैन यानी कि ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है ब्लड क्लॉटिंग की टोटल कितनी थ्योरीज हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग की टोटल 4 टाइप की थ्योरीज हैं आपकी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ये जो नाम आया मैक फेरमैन, इनकी थ्योरी के हिसाब से ब्लड क्लॉटिंग के टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 13 फैक्टर, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, एक्सिलरीन, ठीक है, प्रो कन्वर्टिंग, AHG यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, क्रिसमस फैक्टर, स्टूडेंट फैक्टर, PTA यानी कि प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटी एक्सीडेंट। नेक्स्ट हाइमैन फैक्टर, FSF यानी कि फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसमें से जो आपका एसिलरीन होता है इसमें कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, और जो आपका क्रिसमस फैक्टर होता है इसमें एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B प्रेजेंट होता है। ठीक है,
तो ये हमने पढ़े ब्लड क्लॉटिंग के जो टोटल 13 फैक्टर होते हैं कि ब्लड क्लॉट किन किन फैक्टर्स के कारण होता है, उनके नाम। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यदि कोई एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एबनॉर्मल हो जाएगा या एब्सेंट हो जाएगा तो हीमोफीलिया हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए एबनॉर्मल हो गया या फिर एब्सेंट हो गया तो हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया जो होती है एक टाइप से की जेनेटिक डिजीज़ होती है और इसको हम लोग रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो देखिए ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप आपका दो बेसिक फॉर्म्स में डिवाइड होता है। एक फॉर्म होता है आपका एंटीजन और एक फॉर्म होता है आपका एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। ब्लड ग्रुप 4 टाइप का होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ टाइप होता है। अब इसके बारे में और आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्या हो गया, यदि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अलग अलग ऑप्शंस में दिए होंगे तो सही आंसर आपको एंटीजन करना है। अगर ब्लड ग्रुप के बारे में आपसे पूछेगा और वहाँ पे एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ दिए हैं तब तो आप उसको टिक कर सकते हो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन अगर अलग अलग फॉर्म पे दिए हैं तो वहाँ पे आपको टिक एंटीजन को ही करना होगा। ठीक है, ये चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब अगर इसके बाद और आगे हम लोग बात करें कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और इसके अलावा डी कैस्टिलो और स्टूरिल ने की थी। ठीक है, तो जो कार्ल लैंड स्टीनर हैं आपके, इन्होंने क्या किया था, कौन कौन से ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, तो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। और जो आपके स्टूरिल थे उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। अब अगर हम लोग बात करते हैं आरबीसी, देखिए एंटीजन हो, एंटीबॉडीज़ हो, कुछ भी हो, वो आपके ब्लड से ही आएंगे। अगर ब्लड ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप का फॉर्म कहाँ से आएगा, निकल के ब्लड से। और ब्लड की अगर हमने बात की तो वहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात होनी ही होनी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आरबीसी की, आरबीसी से एंटीजन निकला, अगर वो एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर बी है तो बी है। ठीक है, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए अब हम देखते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ को एक टेबल के फॉर्म पे। टेबल में देखिए यहाँ पे आपके 4 ग्रुप्स दिए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी होगी, यानी अपोजिट होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए बी होगा और एंटीबॉडीज़ क्या होंगी, वहाँ पे एब्सेंट होंगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो वहाँ पे आपका एंटीजन एब्सेंट होगा और एंटीबॉडी ए बी होगी। तो ध्यान रखिएगा, एंटीजन ब्लड ग्रुप से सेम चलते हैं और एंटीबॉडीज़ जस्ट अपोजिट चलती हैं। यहाँ पे आपको सिमिलर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ और यहाँ में अगर आप देखोगे तो अपोजिट दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एंटीजन्स जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप के सिमिलर होते हैं और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो ब्लड ग्रुप के अपोजिट चलती हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर की, तो देखिए यूनिवर्सल डोनर, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तब तो आप ओ को टिक कर देंगे, लेकिन अगर ओ की जगह ओ नेगेटिव या फिर ओ पॉजिटिव का फॉर्म दिया है तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे आपको ओ नेगेटिव ऑप्शन को टिक करना है। ध्यान रखिएगा, ओ पॉजिटिव मत टिक करिएगा, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप होता है वो ओ नेगेटिव होता है। और अगर बात करें यूनिवर्सल एक्सेप्टर की कि जो सबसे ले सकता है, तो वो होता है आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप का जो पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर है उसको कौन डिसाइड करता है, तो वो होता है आपका RH फैक्टर। RH फैक्टर को किसने डिस्कवर किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने इसको डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था, तो रीसस प्रजाति का एक बंदर था जिसमें RH फैक्टर को खोजा गया। अब RH फैक्टर होता क्या है, ये कैसे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्म बताता है।
तो ब्लड ग्रुप आपने दो तरीके से देखे होंगे। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी की बात करें तो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी की बात करें तो ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव, ओ की बात करें तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से करके आपके 4 ब्लड ग्रुप हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ब्लड ग्रुप में आपका RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप आपका पॉजिटिव होगा, अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर RH फैक्टर आपका प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वहीं पे RH फैक्टर आपका एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर 97% लोग RH पॉजिटिव हैं और 3% लोग केवल RH नेगेटिव फैक्टर में पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग ये देखें, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चंस के फॉर्म पे मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है कि यदि एक मेल है जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है और एक फीमेल है जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, अगर इनकी आपस में शादी करा दी जाए तो क्या होगा, मतलब इट मीन्स इनसे जो संतान बनेगी, जो बच्चे पैदा होंगे वो कैसे होंगे। तो देखिए, मेल का फैक्टर क्या है, RH पॉजिटिव, फीमेल का फैक्टर क्या है, RH नेगेटिव, तो इससे जो स्पर्म रिलीज़ होगा वो भी कैसा होगा, आपका RH पॉजिटिव होगा। इससे जो ओवम रिलीज़ होगा वो कैसा होगा, RH नेगेटिव होगा। यानी ये दोनों जब आपस में कंबाइंड करके एक जाइगोट का फॉर्म बनाएंगे तो वो जाइगोट आपका कैसा हो जाएगा, RH पॉजिटिव होगा। लेकिन ये जब यूट्रस में जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। फिर जब ये एम्ब्रियो में जाएगा तो फिर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर RH पॉजिटिव मेल की शादी RH नेगेटिव फीमेल से कराई जाती है तो उसकी पहली संतान तो जीवित रहने की संभावना होती है, लेकिन जो उसकी दूसरी संतान होगी उसकी 100% डेथ हो जाएगी। यानी इसमें जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, फर्स्ट चाइल्ड आपका सरवाइव कर जाएगा, और जो सेकेंड चाइल्ड होगा यहाँ पे इस कंडीशन में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मेल पॉजिटिव है फीमेल नेगेटिव है तो फर्स्ट चाइल्ड सरवाइव करेगा और सेकेंड चाइल्ड की डेथ हो जाएगी। क्योंकि अगर फीमेल का ब्लड ग्रुप एम्ब्रियो के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है तो एम्ब्रियो की RBC को किल कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फीमेल का जो यहाँ पे टर्म आपका क्या यूज़ हो रहा है, फीमेल का जो ब्लड एम्ब्रियो है वो एंटीबॉडीज़ के खिलाफ, तो फीमेल का जो एम्ब्रियो आया वो कैसा आया, RH पॉजिटिव आया। फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या था, RH नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, अपोजिट फैक्टर हो गया। तो अपोजिट फैक्टर की वजह से एम्ब्रियो जो होता है वो RBC को किल करने लगता है और इसी किलिंग की वजह से सेकेंड चाइल्ड सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ हो जाती है तो उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस या फिर ब्लू बेबी डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब उसी की जगह अगर मान लीजिए मेल RH नेगेटिव है, फीमेल भी नेगेटिव है, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, तो चाइल्ड क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग की कंडीशंस के बारे में पढ़ा, ब्लड क्लॉटिंग की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, कोई क्वेरी है या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो उसको कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।